Assalamualaikum. Welcome to another video about reasons for maintaining and promoting good standard of health and safety. हमारे पास वो कौन सी रीजंस होती हैं जो जिसकी वजह से हम अपनी इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी के गुड स्टैंडर्ड तय करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास रीज़न होती है मॉरल रीज़न होती है। सेकंड हमारे पास सोशल रीज़न होती है। थर्ड हमारे पास इकोनॉमिक रीजन होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको डिस्कस करते हैं इन डिटेल। हमारे पास मॉरल रीजन जो होती है ना, आपको पता है कि इंडस्ट्री में जब वर्कर्स जाते हैं काम करते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ काम करने के बाद उन्हें क्या मिलती है, उजरत मिलती है, पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ पे उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी को का ख्याल नहीं रखा जाता, वहाँ पे वो काम करके आते हैं, घर में जब वो वापस आते हैं तो इल हेल्थ का या इंजरीज का शिकार होकर आते हैं, तो इसको सोसाइटी में इखलाकी लिहाज से अच्छा नहीं समझा जाता। यानी कि ये मोरली इखलाकी लिहाज से ये अच्छी बात नहीं है, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती इखलाकी लिहाज से। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप पेरेंट्स आपको पैदा करते हैं, आपको यूनिवर्सिटीज़ में स्कूल्स में दाखिल करते हैं, ठीक है, आपकी फिर बाद में जब आप जॉब पर जाते हैं, आपकी जॉब हो जाती है, तो वो आपकी शादी करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आप पर भी इखलाकी फ़र्ज़ होता है। जिस तरह उन्होंने आपकी परवरिश की थी, ठीक है, एक अच्छा शहरी बनाया था, सिर्फ ये नहीं कि आपको दुनियावी एजुकेशन दी थी, बल्कि आप उनकी ये भी जिम्मेदारी थी कि आपको माशरे का एक अच्छा शहरी बनाए। इसको कहते हैं कि मोरल रीजंस इसको कहते हैं, ताकि आपको एक अच्छा शहरी बनाए। अब आप पर भी जिम्मेदारी होती है कि अगर वो बीमार हो जाएं, ना सिर्फ उनको ट्रीटमेंट करवाएं, हॉस्पिटल लेकर जाएं, ट्रीटमेंट करवाएं, बल्कि उनके पास बैठें, उनकी इयादत करें, उनकी खिदमत करें, उनसे बातें करें। तो ये चीज़ होती है इंडस्ट्री में। जब एम्प्लॉयर्स आपसे काम करवा रहे हैं, आपसे आप जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन से क्या हासिल कर रहा है, प्रॉफिट हासिल कर रहा है। किस लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है वो प्रॉफिट हासिल। ठीक है, जब आप उसके लिए काम कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ आपको उसकी उजरत दे, बल्कि आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ख्याल रखे, अपनी इंडस्ट्री में उस चीज़ को भी प्रमोट करे। यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की गई है कि हेल्थ एंड सेफ्टी का उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको प्रोवाइड करें। तो सोसाइटी में यहाँ पे ये बात की गई है कि सोसाइटी में इस चीज़ को इखलाकी तौर पर यानी मोरली इसको अच्छा नहीं समझा जाता कि एक इंडस्ट्री है, वो आपसे काम करवा रही है। ठीक है, आपको काम करने, आप तो जहाँ भी चले जाएं, आप जो मेहनत करेंगे, काम करेंगे, उसको आपकी उजरत मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री या आपको ऑर्गेनाइजेशन आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल नहीं रखती, तो ये सोसाइटी में क्या है, उसको इखलाकी तौर पे अच्छा नहीं समझा जाता। एक बच्चा जो मुआशरे में मोहल्ले में शैतान है, ठीक है, उसको इखलाकी तौर पर या मॉरली उसको अच्छा नहीं समझा जाता। लोग क्या कहते हैं कि फलां का बेटा कैसा है, यानी कि वो बेशक वो पेरेंट्स उसको पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मोरली उसको अच्छा नहीं समझा जाएगा मुआशरे में, जब तक कि वो दूसरों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा। इसी तरह यही बात हम इंडस्ट्री लेवल पर भी इम्प्लीमेंट होती है कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो एक इंडस्ट्री की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड करे। अब आप पर भी जिम्मेदारी होती है कि जब वो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, पीपीस प्रोवाइड कर रही है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपके लिए पूरी मैनेजमेंट को डिज़ाइन किया गया है। मैनेजमेंट को क्यों डिज़ाइन किया गया है, वो इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि वो पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सेफली डिज़ाइन करे, तो अपने से लेकर नीचे डाउन तक वो मैनेजमेंट सेफली उसको प्रमोट करे, सेफ्टी को प्रमोट करे, ताकि वर्कर सेफ हों, आपका जो इन्वायरमेंट है वो सेफ हो। और ये रीजन होती है मॉरली, इसको मॉरल रीजन कहते हैं। सेकंड पे हमारे पास आ जाती है सोशल एक्सपेक्टेशन। अब सोशल एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है कि इसमें ये बताया गया कि सोशल रीजन जो होती है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्थ एंड सेफ्टी को इंटरनेशनल एंड नेशनल फ्रेमवर्क में डिज़ाइन करना चाहिए। यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या है
कि नेशनल एंड नेशनल इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में उसको ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को डिज़ाइन करे। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में, ममालिक में क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड्स आपके कानून होते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, वो स्टैंडर्ड्स की बेस पर डिज़ाइन किए जाते हैं, स्टैंडर्ड की बेस पर। अच्छा, वो स्टैंडर्ड की बेस पर किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं? फॉर एग्जांपल वेल्डिंग है, ठीक है। अब वेल्डिंग में वो का एक स्टैंडर्ड होता है कि जी वेल्डिंग के दौरान आप सिंपल मास्क नहीं यूज़ कर सकते, आपको गैस मास्क ही यूज़ करना है, ठीक है। तो इसी स्टैंडर्ड की बेस पर क्या होगा, एक कानून बनाया जाएगा। अगर आप वेल्डिंग के दौरान सिंपल मास्क यूज़ कर रहे होंगे तो इट्स मीन कि आप उस कानून को तोड़ रहे हैं। ये एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई जी वेल्डिंग के दौरान आपने सिंपल मास्क नहीं पहनना, आपने गैस मास्क पहनना है, ठीक है। अब आप गैस मास्क पहनेंगे तो वो क्या है, एक स्टैंडर्ड बन गया, उसको एक स्टैंडर्ड का नाम दिया गया है। अब उसी पे स्टैंडर्ड की बेस पे एक कानून बना दिया जाता है कि अगर आप इस तरह अमल दरामद नहीं करेंगे तो इट्स मीन कि आपको कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी, मुआवजा देना पड़ेगा, आप पर जुर्माना लगेगा, पेनल्टी आप पर लगेगी। किसकी तरफ से लगेगी? एम्प्लॉयर्स की तरफ से लगेगी। और कौन पे करेगा? एक वर्कर पे करेगा अगर वो इस चीज को तोड़ता है तो। मोस्ट कंट्रीज, यहाँ पे बताया गया कि मोस्ट कंट्रीज हैव दीज लीगल स्टैंडर्ड इन प्लेस इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर सोसाइटी। यानी कि बहुत सारी कंट्रीज में इस इन स्टैंडर्ड्स को एक कानूनी हैसियत हासिल होती है कि वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा होते हैं। These expectations are translated into the laws that govern the conduct of individual and organization। और वो फिर क्या करती है कि इन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल पर भी अमल दरामद होता है और ऑर्गेनाइजेशन पर भी अमल दरामद होता है कि वो इनको कानून को फॉलो करे, ठीक है। These the expectations of society tends to increase over time, so the standard of behavior of organization have to meet these higher expectations। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है? द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी टेंस टू इंक्रीज, यानी कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? बढ़ रही होती हैं। तो उसी लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या चाहिए कि अपने अमेंडमेंट करवाए, अपने हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज या जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अमेंडमेंट करवाए या उसमें तब्दीली करवाए, उनको बढ़ाए, उनमें तब्दीली करवाए। जो जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही होती हैं ना, तो उस दौरान ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए कि वो एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए अपने जो उनसे लॉज हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको अपग्रेड करे, उनमें अमेंडमेंट करे, उनमें तब्दीली करे। आगे है जी हमारे पास द लीगल रीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क रेस्ट प्राइमरली ऑन द एम्प्लॉयर्स। द एम्प्लॉयर हैज अ ड्यूटी टू प्रोवाइड द फॉलोइंग। अब ये जो सी स्टैंडर्ड हैं या हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज हैं, ठीक है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेज करने की? ये एम्प्लॉयर्स की है। द एम्प्लॉयर्स हैज अ ड्यूटी टू प्रोवाइड द फॉलोइंग। अब उस एम्प्लॉयर्स की क्या जिम्मेदारी है? सेफ प्लेस ऑफ वर्क, यानी कि जो इन्वायरमेंट है इंडस्ट्री का वो सेफ हो। फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री है, एक वर्कशॉप है, मशीन शॉप है, ठीक है, उसकी अगर वेंटिलेशन का सिस्टम ही सही नहीं है, ठीक है, तो इट्स मीन कि वो सेफ प्लेस ऑफ वर्क नहीं है। सेकंड क्या है जी? सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। जो आप एम्प्लॉयर्स की मशीनरी है, ठीक है, उसके प्लांट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? सेफ होने चाहिए। Safe system of work. These should be recognized procedure for the safe conduct of ऑल वर्क एक्टिविटीज। यानी कि आपकी इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में जो जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है ना, जो सभी काम हो रहा है, वो सारा की सारा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के थ्रू होना चाहिए। कोई भी काम है, फॉर एग्जांपल आप लिफ्टिंग कर रहे हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं, कोई भी काम आपका इंडस्ट्री में हो रहा है या मशीनें चल रही हैं उस पर आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारा के सारा काम जो होता है ना, एक सिस्टम के तहत होता है, उसे कहते हैं सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। किस तरह आपने एक अगर वेल्डिंग हो रही है, किस तरह आपने उसको सेफली परफॉर्म करना होता है। आपने वेल्डिंग होती हुई देखी होगी,
तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वो आप आगे जाके वेल्डिंग्स के टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कैसे परफॉर्म किया जाता है। हर काम के करने का एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होता है, और ये किसने प्रोवाइड करना होता है, आपको इंडस्ट्री ने प्रोवाइड करना होता है। ट्रेनिंग, सुपरविजन एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टाफ। अब ये नहीं होता कि खाली वर्कर्स की आपने ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग फॉर सुपरवाइजर्स, कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टाफ, यानी कि आपने एचएससी ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है, वर्कर्स की ट्रेनिंग होती है, सुपरवाइजर्स की होती है, मैनेजर्स की होती है, आपके इवन के आपके जो से दूसरे स्टाफ होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई अकाउंटिंग स्टाफ हो गया या आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, उनकी भी आप करवा सकते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग उनको भी करवाई जा सकती है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आपको बताया गया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एम्प्लॉयर्स की, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को ओन करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। थर्ड हमारे पास जो रीजन होती है फॉर प्रमोटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड रीजन हमारे पास है द बिजनेस केस फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। बिजनेस केस क्या है जी? द business case for health and safety is simply that accident and ill health cost money। यानी कि जो आपकी इंडस्ट्री में एक्सीडेंट और इंसिडेंट होते हैं ना, वो आपकी कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। यानी कि जो आपकी आपका रॉ मटेरियल आया हुआ है, आपकी मशीनरीज आई हुई हैं, वो आपकी कॉस्ट को अफेक्ट कर होते हैं। इवन कि आपके अगर वर्कर्स इंजरी का शिकार हो जाते हैं तो वो भी आपकी कॉस्ट उस पर आई होती है। यानी कि उनको जो ट्रीटमेंट आएगा हॉस्पिटल में, वो सारी की सारी कॉस्ट। वो कॉस्ट कौन कौन सी होती है हमारे पास? एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट होती है, और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनको हम इन डिटेल स्टडी करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास कौन सी होती है जी? डायरेक्ट कॉस्ट द मेजरेबल कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम एक्सीडेंट, यानी कि जो हमें नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल मशीनें जल गई, प्रोडक्ट्स जल गई, वर्कर जख्मी हो गए, तो वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है जी? दीज दोज विच अराइज इनडायरेक्टली एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इवेंट, यानी कि इवेंट के असरात के बाद जो उनसे उसके होते हैं ना, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ऑफन डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई प्रिसाइजली एंड मे बी हार्ड टू आइडेंटिफाई, यानी कि इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें ये सारी कॉस्ट दी हुई हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये हम अभी स्टेप टू स्टेप इनका देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। फाइन फाइन इन द क्रिमिनल कोड। फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्री आपको हेल्थ एंड सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर रही, या पीपीज आपको फॉर एग्जांपल वेल्डिंग के दौरान उन्होंने आपको ग्लव्स और गॉगल्स नहीं दी हुई, या आपको सेफ्टी बूट्स नहीं दी हुई, तो इट्स मीन के अगर आप इंजरी का शिकार होते हैं तो आप क्रिमिनल कोर्ट में आप उनको फाइन कर सकते हैं, और ये केस किधर जाएगा? आपका क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। Compensation payable to victims which is likely to be met by insurance covered and will therefore result in an increase in insurance policy। अब ये कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट है? फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स आपके इंजर्ड हो जाते हैं, तो आपने तो उनकी इंश्योरेंस कराई होगी, ठीक है, आप उनको कंपनसेट इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू करेंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट क्या होगा? इंश्योरेंस की जो सी प्रीमियम है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट में होती है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, आपका फर्स्ट एड आपका मुफ्त में तो नहीं ना आया हुआ है, ठीक है। अगर रोजाना की बेसिस पे इंजरीज हो रही हैं तो रोजाना की बेसिस पे बैंडेज है, ये सारे जो सी लिक्विड हैं, मेडिसन होती हैं फर्स्ट एड बॉक्स में, वो सारी की सारी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट में आती हैं। वर्कर सिक पे, जब तक वर्कर आपका काम पे नहीं आएगा तो आपने उसको सिक पे देनी होगी, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट में आती है। रिपेयर टू रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग, अगर आपकी बिल्डिंग या मशीनरी आपकी जल जाती है तो उसकी मेंटेनेंस में जो पैसा आता है वो डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। लॉस्ट और डैमेज प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट्स अगर आपकी कोई ऐसी डैमेज हो जाती हैं तो दोबारा उनको रिपेयर करने में जो आपकी कॉस्ट आएगी वो होती है। लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम
वाइल डीलिंग विद द इंजरीज, यानी कि जो प्रोडक्शन का टाइम है आपने महीने का दिया हुआ है, तो जाहिर बात है अब वर्कर इंजर्ड हो गए आपके, तो वो जो टाइम आपका इंजरी पे डील करने पे लग रहा है, तो वही आपके प्रोडक्शन टाइम जो आपने मंथ का दिया हुआ था वही आप 2 मंथ आपके लग जाएंगे उसमें। लॉस ओवर टाइम टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम, यानी कि जो आपका टाइम जाया हुआ है तो उस पे आप ओवर टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। Cost associated with rehabilitation of the injured worker and their return to work, यानी कि इंजर्ड वर्कर की जो बहाली के लिए आपका टाइम लग रहा है या कॉस्ट लग रही है उस पर, ठीक है, जब तक वो काम पर नहीं आएंगे तो वो जो कॉस्ट अफेक्ट हो रही है या लग रही है आपकी, वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट में आती है। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं जी इनडायरेक्ट कॉस्ट की। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है हमारे पास? Loss of staff from productive duties in order to investigate the incident, prepare reports, undertake hospital visits, deal with relatives, attend court proceedings। अब ये कह रहा है कि जो स्टाफ ने अपना प्रोडक्टिव टाइम्स या प्रोडक्टिव ड्यूटीज पे लगानी थी, यानी कि प्रोडक्शन में उन्होंने लगाना था टाइम, वो अब कहाँ पे टाइम लगा रहे हैं? इंसिडेंट एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन में लगा रहे हैं, प्रिपेयर रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अंडरटेक हॉस्पिटल विजिट्स, हॉस्पिटल की विजिट्स कर रहे हैं जहाँ पे उनके वर्कर इंजर्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। डील विद रिलेटिव्स, उनके रिलेटिव्स के साथ वो डील कर रहे हैं, कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स को देख रहे हैं। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है आपका। लॉस ऑफ स्टाफ मोरल विच इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, यानी कि आपके स्टाफ का मोरल जो है वो डाउन हो गया है। अब वो प्रोडक्शन में जो सी एफिशिएंसी आती है ना, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी, वो अब प्रोडक्शन में एफिशिएंसी नहीं आएगी आपकी। Cost of remedial action following an investigation, for example, change of process or material and or introduction of further controls measures। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेमिडियल एक्शन क्या होता है? रेमिडियल एक्शन, कॉस्ट ऑफ रेमिडियल एक्शन इज अ स्टेप और प्रोसेस टेकन टू करेक्ट प्रॉब्लम, यानी कि आपका जो एक्सीडेंट के थ्रू आपकी जो सा प्रॉब्लम पेश आई है, तो उस प्रॉब्लम का हमने रेमिडियल एक्शन भी तो देखना होता है। रेमिडियल यानी कि उसका रेमिडियल एक्शन, यानी कि उसकी ट्रीटमेंट उसको कहते हैं रेमिडियल एक्शन, कहते हैं किसी प्रॉब्लम का, ठीक है। उस रेमिडियल एक्शन को तलाश करने में जो कॉस्ट आ रही है उसको कहते हैं रेमिडियल एक्शन। और ये कब हम तय करते हैं? ये इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जब हम किसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं ना, तो उसी दौरान हमारे जहन में ये चीज़ें आती हैं कि इसका रेमिडियल एक्शन क्या होगा। तो हम जो हमारा रेमिडियल एक्शन आता है, ठीक है, उस पे कॉस्ट भी तो आती है ना। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी इस पे फर्दर कंट्रोल्स लाएंगे, फर्दर कंट्रोल्स लाने पे आपका क्या होगा? पैसा खर्च होगा, तो वो क्या आती है? आपकी कॉस्ट आती है। फॉर एग्जांपल आप बाइक से गिर जाते हैं, ठीक है, आपका जो सेफ गार्ड लगा हुआ है, तो वो सेफ गार्ड फिर भी आप इंजरी का शिकार हो जाते हैं, तो आप देखते हैं कि इसका रेमिडियल एक्शन क्या है इस एक्सीडेंट का, ठीक है। तो आप फर्दर कंट्रोल्स लाते हैं, फर्दर कंट्रोल्स के बाद आप क्या लाते हैं? एंकल आपकी आपकी अगर इंजर्ड होगी एंकल, ठीक है, तो आप कहते हैं कि जी इसके लिए लॉन्ग बूट्स भी होने चाहिए। तो जब लॉन्ग बूट्स आएंगे तो वो क्या है? आपका फर्दर कंट्रोल है। ये होता है जी रेमिडियल एक्शन। कंप्लायंस विद एनी इन्फोर्समेंट नोटिस सर्व्ड, यानी कि अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से आपको कोई नोटिस आ गया है, तो क्या हो गया है? आपने उसकी तकमील के दौरान या उसकी कंप्लायंस के दौरान या तकमील के दौरान जो टाइम होता है वो आपका इंडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग टेम्परेरी और रिप्लेसमेंट लेबर्स, यानी कि लेबर्स तो आपकी जख्मी पड़ी हुई है, ठीक है, एक्सीडेंट के दौरान, तो उसकी नए बंदों की रिक्रूटमेंट और उनकी ट्रेनिंग में जो पैसा खर्च होगा तो वो क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। जर्नल डिफिकल्टीज इन रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग
and retaining staff as an indirect result of द एक्सीडेंट। यानी कि जो आपकी जनरल डिफ़िकल्टीज होती हैं नए स्टाफ को भर्ती करने के दौरान या उनको अपनी जॉब पर लाने के दौरान जो डिफ़िकल्टीज होती हैं तो वो भी इनडायरेक्ट कास्ट में आती हैं। यानी कि आप क्या करेंगे, पम्फलेट छपवाएंगे, आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठीक है। उस दौरान ये सारी जो सी होती हैं ना नए स्टाफ को भर्ती करने के दौरान, तो वो ये सारी इनडायरेक्ट कास्ट में आती हैं। ये जर्नल डिफिकल्टीज इनको कहते हैं। लॉस ऑफ गुडविल ऑफ कस्टमर्स फॉलोइंग डिले इन प्रोडक्शन एंड फुलफिलिंग ऑर्डर्स। यानी कि अगर कस्टमर्स ने आपको ऑर्डर दिए हुए थे, ठीक है, तो उनकी गुडविल क्या होगी, मुतासिर होगी। आप ज़ाहिर बात है आपने 1 मंथ का टाइम दिया होगा, वो एक्सीडेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी की ना होने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो ज़ाहिर बात है जो 1 मंथ का आपने टाइम दिया हुआ था तो वो आप उस टाइम पर पूरा तो नहीं उतरेंगे, आप वही टाइम फिर 2 महीने का दे देंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, कस्टमर की गुडविल लॉस हो जाती है उसमें। एक्शन ऑफ पेनल्टी क्लासेस फॉर फेलिंग टू मीट डिलीवरी डेट्स। फॉर एग्जांपल आपका जो क्लाइंट होता है, आप कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है, आपको क्लाइंट एक टारगेट देता है। क्लाइंट का अगर आप वो टारगेट अचीव नहीं करते तो क्लाइंट आप पे पेनल्टीज डाल सकता है। यानी कि वो आप पे जुर्माना डाल सकता है कि भाई इसने 1 महीने का कहा था, मैंने भी आगे ये टारगेट देना था किसी को, मैंने भी अपना ये दिया हुआ था टारगेट किसी को, तो उस सूरत में क्या होता है कि वो आप पे पेनल्टी या जुर्माना डाल सकता है। आगे है जी हमारे पास डैमेज टू रेपुटेशन, डैमेज टू पब्लिक इमेज एंड बिजनेस रेपुटेशन। यानी कि इससे एक्सीडेंट से क्या होता है, इससे बिजनेस की जो रेपुटेशन है या उसके इमेज है वो मुतासिर होता है। डैमेज टू इंडस्ट्रियल रिलेशन परहैप्स लीडिंग टू इंडस्ट्रियल एक्शन स्ट्राइक। यानी कि इससे इंडस्ट्रियल रिलेशन जो आपका वर्कर्स से होता है वो मुतासर हो सकता है, और वर्कर्स आपसे क्या आप क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक पे जा सकते हैं, तो वो हड़ताल कर सकते हैं जिसको हड़ताल कहते हैं। तो इससे आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन मुतासर होते हैं। होप आपने इन रीजंस को वेल अंडरस्टैंड कर लिया होगा। That's all for today. Allah Hafiz.